हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में जो फॉर्मूले हैं है ना, उस पर आधारित जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इस वीडियो में करीब एडवांस लेवल के होंगे और ये वीडियो की इस सीरीज का पार्ट 3 है। इसके पहले दो वीडियो हम लोग देख चुके हैं। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चंस पर ही आते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये एडवांस के मुख्यतया इसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। और एडवांस के प्रश्नों की खासियत ये होती है कि आगे के मेन में इन्हीं का किसी पार्ट या पूरा रिपीट कर दिया जाता है। तो इसलिए इन सवालों को हल किया जाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एडवांस होने के कारण इस वीडियो छोड़ देना ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला सवाल है। इस सवाल को ध्यान से देखो। ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन इसमें है कुछ है नहीं। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है और साथ से साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। ठीक है ना। इस सवाल को पढ़ो। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका मास इतना है। ठीक है। उसके पास कुछ एनर्जी भी है। एक हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करता है और हाइड्रोजन एटम पहले रेस्ट में रहता है। Soon after the collision of the particle comes to the rest. जब कोलिजन हो गया तो पार्टिकल रेस्ट में आ गया, ये वाला पार्टिकल पहला वाला। एंड द एटम रिक्वायर्स एंड गोज टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना। और यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज दिस n/4, तो n कितना है? कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसको पहले सवाल है, भाषा बड़ी जटिल है लेकिन सवाल ये है कि ये आपका पार्टिकल है, कितना है? इस पार्टिकल के पास m क्या है? मास है और इसके पास स्मॉल v वेलोसिटी है। ठीक है। ये एक रेस्ट में हाइड्रोजन एटम से टकराता है। हाइड्रोजन एटम का मास बता रहा है 1g/v²। हाँ, तो एक काम करते हैं। पहले क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है ना 200 MeV/c² है ना, तो उसका मास था m, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी mc²। ये हो गया 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहना ये चाहता है बेसिकली है, इसीलिए इसका मास था m, है ना। तो m क्या है? m इज मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना। कुछ है नहीं, बस ये समझने की बात है कि इसका मास 200 MeV/c², तो इसलिए m को c² से भाग दोगे तो इतना हो ही जाएगा ना। और हाइड्रोजन का मास m हाइड्रोजन इंटू c² बराबर 1 GeV गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c²। तो इसको हम कर सकते हैं 1000 MeV/c²। ठीक है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करके आप कह सकते हो कि mh जो है वो कितना है? 5m के बराबर है। बस ये रिलेशन तुम सीधे सीधे ये इससे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इसलिए हाइड्रोजन को हमने 5m यहाँ लिख दे रहे हैं और इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। यहाँ u था 0, इसको हम u कर देते हैं। u माने इनिशियल वेलोसिटी, u था, इसका ये 0 है। बस u है और 0 है, दोनों कोलाइड करते हैं। ये पार्टिकल एक नंबर m जो होता है इसका v = 0 हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है उसकी वेलोसिटी v होती है, कैपिटल V बन जाती है। ठीक है। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता, इसके साथ ही एक्साइटेड स्टेट में भी चला जाता है। ठीक है ना।
बेसिकली इस मामले में जो एनर्जी का नुकसान हो रहा है वो इस हाइड्रोजन एटम को, जैसा सुना होगा कि जो एनर्जी का लॉस होता है वो हीट में बदल जाता है या किसी और फॉर्म में बदल जाता है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये एटम जो है रिक्वायर हो गया और वो जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना। यहाँ इनका कहना ये है कि एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या बताएगा? देखो एम यू इक्वल टू ये 5m वी, ठीक है ना। इसका मतलब v बराबर हो गया u/5, ठीक है, इतनी हो गई। अब एनर्जी देखो कितना नुकसान हुआ। इसकी जो एनर्जी, अच्छा इसकी एनर्जी थी देखो डेल्टा ई लॉस, हम ये चाहते हैं, वही इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाइए तो वो कितना था? हाफ mu², ठीक, और इनका माइनस 5/2 5m/2 मास और u/5 का स्क्वायर, इतनी एनर्जी लॉस हो गई। देखो ये क्या है? एनर्जी लॉस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? देखो हाँ, 5 एक 5 कट गया, mu²/10 और ये हो गया 5/10 mu², और इसको हम लिख सकते हैं mu²/10, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 4mu²/10, ठीक है कि नहीं। ये अब इतने नुकसान हो गए, लेकिन इनका कहना यह देखो कि इनिशियल एनर्जी वाज n/4। देखो n/4 कितना है? हाफ mu², ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो mu², यहाँ पर रख दो mu² की वैल्यू। डेल्टा ई लॉस के लिए देखो, अब पहले ये ग्राउंड स्टेट में था n = 1 पर, जब ये n = 2 में हाइड्रोजन एटम जाएगा तो कितनी एनर्जी चाहिए इसको? 10.2 की eV की, इतना चाहिए ना। अरे ये 13.6 है माइनस, और ये कितना होगा? -3.4 है, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेट है, इतना बटा n² 4, है ना। ये क्या है याद नहीं है? 13.6/4 माइनस, तो वही इसकी वैल्यू है। तो ये 10.2 है। तो देखो हाफ mu² n/4, इसमें ये लिख सकते हैं, देखो 10.2 डेल्टा ई, ये इक्वल टू 4/5 कर दिया, और हाफ mu², इसका मतलब 4/5 इंटू n/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, n बराबर हो गया 10.2 गुणित 5 इक्वल टू 51 eV, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया n = 51 eV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है कि नहीं। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर वो चला था। नेक्स्ट सवाल चलो, ये इस सवाल को देखिए। ये सवाल पूछ रहा है कि इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज इज इतना, द करस्पॉन्डिंग डिफरेंस फॉर द पाश्चन सीरीज इज। देखो भाई, ये सीरीजों के नाम से दिया हुआ है। यदि n = 1 2 3 का देता तो आप आराम से लगाते। मैं बता रहा हूं, ये आपका ये चीज ध्यान से रखना होगा। पहला n =
1 है, पहला ग्राउंड स्टेट है ये, दूसरा स्टेट है ये n इक्वल टू 2, तीसरा है ये n इक्वल टू 3, चौथा है n इक्वल टू 4 और पांचवा है n इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब ये देखो, ये आपका है, इनकी वैल्यू क्या होती है, सबका हम नहीं लिख पाएंगे शायद, ये अभी 13.6 होता है, इसकी वैल्यू 3.4 है, इसकी 1.51 है और इसका 0.85 है और इसका और भी होगा, ये 25 से भाग जाएगा और भी कम होगा जितना होगा। ठीक है ना, 13.6 में 25 का भाग, ये जितना आप ले लो, 13.6/25। ठीक है ना, ये होगी। अब वो जो सीरीजें जो बनती है, जो सीरीज जो है ना ऊपर वाली कक्षा से चल करके किसी भी पर और n इक्वल टू 1 पर टर्मिनेट होती है। तो देखो ये सीरीज ऐसे देखो, पहली सीरीज ये बनी, ये λ1 है ना, दूसरे यहाँ से ये पाई, देखो सारा टर्मिनेशन n इक्वल टू 1 पे है ना, और फिर ये बाहर के सभी आकर के ये ऐसे, तो इसको कहते हैं लाइमन। क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। ये जो 1 पर जितनी सीरीज टर्मिनेट हो रही है लाइमन सीरीज है, और लाइमन सीरीज के सारे वेवलेंथ जो होती है अल्ट्रा वायलेट में होती है। ठीक है, अब n इक्वल टू 2 पर टर्मिनेट होने वाली सीरीज के देखो कि कहीं से भी आएगा ये ठीक है ना, ये जो सीरीज बनती है जो n इक्वल टू 2 पर टर्मिनेट होती है, इसका नाम है बामर। ठीक है, अब n इक्वल टू 3 पर जो टर्मिनेट होती है उसको पास्चन कहते हैं, इसका नाम है पास्चन है ना। 4 पर जो टर्मिनेट होती है, ठीक है ना, 4 पर टर्मिनेट होती है, इसको कहते हैं ब्रैकेट। ये सही है यदि कहीं और जगह ब्रैकेट के इसका क्रम में गलती हो तो सुधारना होगा। ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट सीरीज है। और जो 5 पर टर्मिनेट होती है, क्या होती है, 5 पर जो टर्मिनेट होती है इनको कहते हैं फुंड, PFUND, फुंड सीरीज। ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये बामर सीरीज विजिबल रीजन की है, और ये इंफ्रारेड की है, पास्चन वाली IR है, विजिबल है ना, और UV है, IR हो गई, और बाकी और रेडियो वेव में होगी। ठीक है ना, माइक्रोवेव और रेडियो वेव निकलती होगी, है ना, जितनी उसकी एनर्जी में बनता होगा वो बनेगा। ठीक है, अब इनका ये पूछ रहा है कि लाइमन सीरीज का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, इसको जरूरत भी नहीं, हमें चाहिए पास्चन की। देखो पास्चन सीरीज कौन सी है, ये यहाँ पर टर्मिनेट हुई है नहीं, इसको हमने गलती से शायद ये एक वो कर दिया है, ये IR बताने के लिए है, ये पास्चन का ये ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। तो पास्चन का सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन सी बनेगी, देखो पास्चन है ना, पास्चन की सबसे लार्जेस्ट जो होगा n इक्वल टू 3 पर टर्मिनेट होगी और n इक्वल टू 4 से आएगी। जो सबसे पास वाली सबसे कम एनर्जी देखो ये है, देखो अब इनमें पास्चन वाले में क्या है, n इक्वल टू 3 पर टर्मिनेट होना है, सबसे पास में n इक्वल टू 4 है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ माने सबसे मैक्सिमम एनर्जी कब होगी,
जबकि ये कितना है, डेल्टा ई इनका कितना होगा देखो, ये है पास्चन का 1.51 है ना, कहाँ ये है देखो 1.51, ये इसके ऊपर वाला क्या है 1.51 हो गया, और ये हो गया 0.885, ठीक है ना। तो देखो जो ट्रांजिशन होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया देखो 0.85, और इसमें तो एक घटा दो, इसमें से एक घटा 0.1 और 15 जोड़ दो, तो ये 66 हो गया, ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। देखो इन दोनों का डिफरेंस, तो देखो पास्चन का इतना इतना से इतना, ये क्या होगी लॉन्गेस्ट बनेगी, और क्या होगी शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम हो, तो शॉर्टेस्ट जो बनेगी शॉर्टेस्ट बनेगी जब डेल्टा ई हो जाएगा 1.51 ई भी, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट कितना हुआ, उसके लिए डेल्टा ई कितना बन रहा है 0.66। अब इसमें देखो लेमडा लार्जेस्ट, तो 12,400 हम ले लेते हैं, यंगस्टा में चाहिए, और 0.66, तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू निकालो। और लेमडा शॉर्टेस्ट, तो 12,400 डिवाइडेड बाई 1.51, ये। अब इन दोनों को देखो, ये कैलकुलेशन किया तो ये लेमडा लार्ज जो है ये इतना है, लेमडा एस इतना आता है, उन दोनों का डिफरेंस इतना आता है ना। कुल मिलाकर के ये जो आंसर है ये सही है, ठीक है ना। और इस मेथड में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन एक दूसरा मेथड यहाँ पर, यदि मान लो इसमें वो हो, इसमें एग्जैक्ट मैच वाला इशू हो, इंटीजर टाइप सवाल हो। हालांकि इस तरह के सवाल में इंटीजर टाइप होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो हमें एक दूसरे तरीके से भी लिखाना पड़ेगा। देखो इसमें है कि ये पहला सीरीज है लाइमन की, है ना। लाइमन की जो सबसे पहले वाली सीरीज में क्या बनती है देखो, 1/λ बराबर सबसे छोटा वाली लैम्डा एल लार्ज, ठीक है ना। ये बनती है आर 1/, लाइमन है तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3/4 आर, ठीक है। लैम्डा 60 जो बनेगी, लैम्डा 60 बनेगी आर 1 माइनस 1/∞, इतनी बनती है, तो ये हो जाएगी आर हो गई। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा एल माइनस लैम्डा 60, लैम्डा 60 जो आ गई, ठीक है ना। तो ये 4 माइनस 1 1/r, तो ये हो गया 1/3r हो गया, एक, है ना। ये दिया है 304, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना दिया। अब बामर नहीं, पास्चन का है, पास्चन का 3 में टर्मिनेट होता है, 1/λ पास्चन का। पहले लार्ज वाला देखो,
तो ये आर बटा 1/3, 3 में 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो गया 9 और 16, तो 9 7 16, ये 7/9 गुणित 16 और ये 7 आर, ठीक है ना। ये हो गया मीन्स लेमडा एल बराबर कितना हो गया 9 गुणित 16 बेटा आर इंटू 7 आर, ठीक है ना। ये तीसरा सवाल है। और 1/λ पास्कल का 60, तो ये आर बेटा 1/9 हो गया, ये इन्फिनिटी हो जाती है, हाँ? दूसरा 1/∞ हो गई है ना, तो ये R/9 होगी। तो ये इसका मतलब हुआ है कि लैम्डा पी, ये लैम्डा पी का एल है। लैम्डा पी का 60 जो है पास्कल का 60 9/R हो गई, डिवाइड कर दोनों घटा देते हैं तो 7 करना पड़ेगा ना, तो 9 7 63/7R, ठीक है ना। इनको घटाओ, डेल्टा एल पी, डेल्टा लैम्डा पी है ना, इसका सबसे बड़ा और छोटे का अंतर ये 144 है ना, 144 माइनस 63 बेटा 7R, ये कितना हो गया घटाओ, 1 हो गया, 8 6 14, तो 81, ठीक है। ये हुआ बेटा 7R, ये हो गया चौथा, ये हुआ 4, ये हुआ 5, दोनों का रेशियो देखो, हाँ ये देखो 5 और 3 का ये रेशियो ये है 1/3R बराबर 304, ठीक है ना। तो ये लैम्डा पी बराबर 81/7 और 1/R की वैल्यू 304 गुणित 3 करोगे, 304 गुणित 3, ये आएगा, ये लैम्डा की वैल्यू है ना। इसको हम गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो आपका आंसर आया 10,553, ये करेक्ट आंसर है ना। एग्जैक्ट आंसर तो इस सवाल की जो ये मेथोडोलॉजी है ना, उस पर ये कंपैरिजन मेथड का है, ठीक है ना। तो यदि एग्जैक्ट हल चाहिए इसको, नहीं तो ये भी चलेगा, ये भी बहुत फर्क नहीं है ना। तो इस तरह के सब्जेक्टिव सवाल पहले आते थे, तो उसमें ये है, जब आए तो ये दूसरा वाला मेथड ज़्यादा सही है, तो उसका आप उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो ये 12,400 है ना, 12,400 है, इस फिगर को कोई 12,375 भी लेता है, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग इसकी वैल्यू कोई ले लेगा इन दोनों के बीच में, तो फिर ये डेल्टा एल की वैल्यू थोड़ी सी अंतर आएगी, ठीक है। लेकिन है सभी सही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। द फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज वेवलेंथ इतना, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ बामर सीरीज कितना होगा। ये भी कंपैरिजन पर है, आर पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो बामर सीरीज कहाँ से शुरू होती है, n = 2 पर टर्मिनेट होती है, ये कौन वाली, बामर की। तो पहले देखो क्या है, 1/λ बराबर R, 1/4 माइनस 1/9, ये पहली है लैम्डा, बामर की पहली है ना, λ1 ले लिया, तो ये कितना होगा 9, ये 5/36R,
ये हो गई पहले, और 1/λ2 कितना हो जाएगा आर, ये हो गया कितना चेक करो, 1/4 तो रहेगा यही, लेकिन ये जो है 1/16 हो जाएगा, चौथे में चलेगा ना। ये बराबर की n=2 पर टर्मिनेट होनी है, ये 3 से आई और n=4 ही है ना। तो ये वाली λ1 है, ये वाली लाइन λ2 है, ठीक है ना। बस यही काम करना है। तो ये हो गया r/4 और 1 - 1/4 का मतलब 3/4 हो गया, है ना। ये हो गया 3r/16, ठीक है। अब λ1 बराबर कितना हो गया देखो, 36r/5 और λ2 बराबर 16/3r, ठीक है ना। ये बात हुई। अब ये पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज λ2। तो r की वैल्यू यहाँ पर देखो, λ1 दिया है कितना 6561, ठीक है ना। तो ये हमने गड़बड़ कर दिया क्या, λ2 ठीक है और λ1 36r/5, तो इनमें भी चाहिए ना, λ2 r ठीक है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ r ऊपर रहेगा ना, r यहाँ गलती कर लिया, 5r/36 है ना। तो ये 36/5r हो गया, और λ2 बराबर 3r/, ये भी गलत, λ2 बराबर 16/3r, λ2 निकालना। तो देखो 1/r की वैल्यू हो गई, 1/r यहाँ से निकल रहा है 6561 गुणित 5/36, है ना। तो यहाँ पर रख लो, तो ये हो गया 16/3 गुणित 6561 गुणित 5/36, 4 से कटा दो, 4 4 9 जाए, ये क्या है गुणित 5 है 5, तो ये हो गया 20 गुणित 6561/27। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं करता हूँ, इसलिए सही उत्तर आया 4860, ठीक है। वैसे इसको दूसरे तरह से भी लगा सकते हैं, उसमें देखो ये मान लो ये फिगर नहीं दिया हो तो भी आप लगा सकते हो। देखो ये n=2 3.4 पर रहता है, ये 1.5 पर आता है 1, और ये आता है कितना 0.85 पर आता है, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस, इसका तो हो ही गया ये, और इन दोनों का डिफरेंस देखो 3.4 माइनस 0.85, तो ये घटाओगे तो ये हो गया 5, और ये हो गया 14, 8 से 14.65, 1.65 कितना बना 2.65, ये डेल्टा ई हो गया, ठीक है। डेल्टा ई इतना हो गया, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 12400 लिया, और 2.65, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख सकते हो, देखते हैं। ये जो डिफरेंस है ना 2.4 और इनका दे दो 2.55 है, 2.65 नहीं है, और 2.55 आप रखेंगे तो ये हो गया 4862 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये भी उत्तर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है, और हर परिस्थिति में लागू रहता है ना।
और ये डिफरेंस याद करके रखो तो अच्छा है। ये इन दो का डिफरेंस कितना होगा 2.55 है ना, और इनका डिफरेंस होता है 1.89। ठीक है, तो ये इससे ये जो भी पूछे कि इनका कितना वेवलेंथ आएगा, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, और दोनों ही सवाल वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करता है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्वांटम स्टेट। ये जानकारी का है, सिंपल, सबको पता है। देखो ई जो होती है टोटल एनर्जी हाफ एम ई पे 4 घात जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ई पे 4 घात के स्क्वायर 1/4πε0 ये के बटा एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये रहती है माइनस। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये भी इतने ही, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ई पे 4 घात जेड स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों एक ही है, बस एक माइनस रहती है एक प्लस रहती है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, तो ये रेशियो -1 होता है। और इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका दूना, तो ये होता है माइनस एम ई पे 4 घात जेड स्क्वायर के स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होती है मैग्नीट्यूड में, और उसी में से काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव घट करके इतना आती है। ये बिल्कुल सेंट्रल ऑर्बिट में जो मोशन होता है वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, इसीलिए टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आधी बन जाती है मैग्नीट्यूड में, है ना। चिन्ह अपने हिसाब से ऐसे जमा कर रखना होगा। अगला सवाल देखते हैं, ये क्या बोलता है, बोर रेडियस ऑफ द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द फास्फोरस एटम, ठीक है ना, एटम एक्टिंग ऑन द डोपेंट इन द सिलिकॉन यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बार इज, बोर रेडियस बताओ। ये सवाल स्पेशल तरह का सवाल है, ये कभी भी आ सकता है। बहुत दिनों से अभी किसी परीक्षा में इस सवाल पर ध्यान नहीं गया है, तो IIT वाले एक बार इस सवाल को फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें है क्या चीज, देखो पहली चीज है कि इसका 5th इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना 5th इलेक्ट्रॉन में 5वां इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, ये तो 5th ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस पूछ रहा है। ऐसा क्या होगा, देखो 15 है इनका एटॉमिक नंबर, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 8 18 18, है ना। ये जो है अब ये हो गया कि देखो ये 5 लास्ट ऑर्बिट का जो 5वां है, तो ये n इक्वल टू इसमें क्या है 3 है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि n इक्वल टू 3 की रेडियस बताओ कितनी होती है, रेडियस जो होती है r बराबर r हाइड्रोजन जेड स्क्वायर जेड नहीं n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना, ये रेडियस होती है। लेकिन इसमें एक समस्या है, इसमें क्या है, देखो ये फास्फोरस एटम रख दिया है, फास्फोरम एटम का एक न्यूक्लियस है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कूलम फोर्स भी लग रहा है, ठीक है ना। तो कूलम फोर्स लगने का असर क्या पड़ेगा, कूलम फोर्स लगने से इसमें जो फोर्स की मात्रा होती है, देखो कूलम फोर्स कितना होता है ZE² बाई 1/4πε0
एफसाई 0 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वो आ गया, और इंटू आर स्क्वायर, ये कूलम फोर्स है, और ये एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होता है एम वी स्क्वायर बाई आर रहता है, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। ये जो के है यहाँ पर घुस जाता है, यहाँ आ जाता है। जब इसको डिराइव करोगे कि ये के साथ है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसके अंदर ले आओ, है ना, जब डिराइव करोगे तो ये फॉर्मूला इतनी बन जाएगी। ये सिंपल है, जैसे रेडियस का हम डेरिवेशन करते हैं, हम एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये चारों ओर ये सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन ही तो है, सिलिकॉन है, इसमें सिलिकॉन एटम्स हैं, तो सिलिकॉन के पर्यावरण में ये डोपेंट काम कर रहा है ना, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, उसके वो एक तरह से एक मीडियम के अंदर है ना, इस मीडियम की वजह से ये स्थिति बनेगी। तो अब फिर आप देख लो क्या होता है, देखो R3 इसका चाहिए, तो ये 0.529 एंगस्ट्राम होता है हाइड्रोजन का R0, N हो जाएगा 9, N स्क्वायर 9, Z हो गया 15, K हो गया 12, तो देखो 5, ये 4 जा 9 चौका 36, ये हो गया 0.529 गुणित 36/5, ठीक है नहीं, यही है, इसी को आप गुणा करते हैं, देखते हैं कितना बनता है। तो इसका फाइनल उत्तर आया ये 3.81 एंगस्ट्रम, ये उत्तर हुआ 3.81 एंगस्ट्रम, ठीक है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना, जो आर आप डिराइव करोगे इसमें आर बराबर होगा R0 नहीं, ये एच क्रॉस स्क्वायर 4 एफसाई 0 एफसाई आर है ना, रिलेटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा एम ई स्क्वायर और एन स्क्वायर हो जाता है बेटा जेड होता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं R0 एफसाई आर एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है ना। तो इसमें एफसाई आर माध्यम के कारण जो इन्वायरमेंट रहता है उसके कारण ये घुस गया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ 12 दिया है, वो इस कैलकुलेट करो, आगे बढ़े। ये क्या दिया है, इस सवालों में मोर देन वन करेक्ट है ना। आगे के जो सवाल हैं फिर उस पर ध्यान से पढ़ो, फिर लगाते हैं। ये सवाल पढ़िए, इसमें क्या किया है इन्होंने, ये बोर मॉडल के अनुसार कैलकुलेट करना है, लेकिन इनका जो फोर्स लॉ है बदल दिया है। फोर्स लॉ जो पोटेंशियल इस तरह है ना, पूछ रहे हैं कि एनर्जी कितनी है, रेडियस कितनी है और वेलोसिटी कितनी है। कोई बात नहीं, चलते हैं। देखो v कितना दिया है, v इक्वल टू एफ आर दिया है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये माइनस ये जो है फोर्स है, ये फोर्स है, ये कितना हो गया माइनस एफ हो गया, ठीक है ना। फोर्स जो है ये माइनस एफ हो गया, ओके। तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। अब आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर माइनस एफ, बस और कुछ तो ही नहीं। इन्होंने फोर्स ये दिया एक नंबर, दूसरा एम वी आर इक्वल टू एन एच क्रॉस, ठीक है, ठीक है। वी के अब आर निकालना है, वी निकालना है और वी भी निकालना है। कोई बात नहीं, करते हैं कुछ। देखो पहले तो भी इसको भगाओ, इनसे आर निकालना ही पड़ेगा। तो v इक्वल टू कितना हो गया, एन एच क्रॉस बाई एम आर, ठीक है ना, यही हुआ। v की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो एम एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर
और ये आर और आ गया, पहले से ही है, इक्वल टू, ये माइनस एफ नहीं होगा, प्लस एफ ही रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अट्रैक्शन होगा, फोर्स की दिशा में ही है, तो ये एफ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर क्यूब बराबर कितना हो गया, आर क्यूब बराबर एम एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर बाई, एक एम तो कट गया ना, एक एम कट गया, एम ही रह गया, एम एफ, ठीक, बढ़िया। तो इसको आप कह सकते हो एच क्रॉस को एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 2 पाई का स्क्वायर एम एफ, ठीक, यही बना ना, इतना बना। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 2/3, आर इज प्रोपोर्शनल टू 2/3, यदि ये इसमें सही होगा तो ये सही होगा, अभी अभी निकालते हैं। तो आर बराबर इतना हो गया, ठीक है ना। अब एनर्जी आर की वैल्यू आर यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू रख लो, हाफ एम बी स्क्वायर बाय एफ इंटू आर, है ना, प्लस एफ आर, हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब हुआ एफ आर बाई 2, जम गया ये भी, एफ आर बाई 2, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है, प्लस एफ आर है, चलो ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ एफ आर बाई 2, ठीक है ना। और आर की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया एफ, तो वो तो पूछ ही नहीं रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, ठीक है ना, वो रखेंगे। और ये यू काइनेटिक टोटल एनर्जी हो गई, देखो एफ आर प्लस एफ आर बाई 2, दोनों मिलकर 3/2 एफ आर हो गई, ठीक है ना। तो 3/2 एफ तो ले ही लो, एफ ले लिया, और आर की वैल्यू हो गई एच क्रॉस स्क्वायर एन स्क्वायर एम एफ की पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये 3/2 ये अपना हिसाब किताब करेगा, ठीक है, ये बढ़िया, ये सही हो गया, ये सी सही हो गया, और ये तुम्हारे ये सही हुआ। और वी निकालना है, तो वी हमें निकालने की ज़रूरत लग नहीं रही है ना, क्योंकि ये गलत ही है और ये भी गलत है। बी निकाल लो, आर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी भी आएगा, कर ही लेते हैं, चलो बी निकालो, देखो आ गया, बी स्क्वायर बराबर एफ बाई एम इंटू आर, इसका मतलब बी इक्वल टू एफ बाई एम आर पर 1/2 घात, जाहिर है हो गया, आर पर 1/2 घात, ठीक है ना। ये इन दोनों पर 1/2 घात, तो आर पर 1/2 घाट हो ना, ये जो है, हाँ, तो ये आ ही गया, देखो इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू n पर 1/3 घात, सही है, ये भी सही, ये भी निकल गया, ठीक है। तो ये जो सवाल है
इसमें फोर्स लॉ को बदल दिया है, फोर्स लॉ को बदल दिया है और इसकी वजह से और पूरा क्वांटम कंडीशन जो है बोर का वैसे ही रखा। तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछते ही रहता है, ठीक है ना। बच्चों को डिफरेंट प्रोसेस के लिए ये कैलकुलेट करके समझ लेना चाहिए, जब भी ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल लें। और इसका कोई शॉर्टकट मेथड अपने हिसाब से जमा सकते हो तो जमा लो। अगला सवाल पढ़िए। इस सवाल को देखिए, अगला सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना। ये थोड़ा सा धैर्य की ज़रूरत है और ये सवाल हल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन ये इस सवाल में तो कुछ ट्रिक्स भी, ठीक है ना, उतना सिंपल भी नहीं है। अब देखो, इनका कहना ये है कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है लैम्डा ए का, ये प्रोटॉन आता है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इससे टकराता है, टकराने से इसका मोमेंटम कितना चेंज होगा। फिर इसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है इसको और ये एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, मेटा स्टेट, एक्साइटेड H प्लस, है ना, एक्साइटेड। फिर ये इसके बाद ये हाइड्रोजन एटम बनता है, रहता है, लेकिन ये एक फोटॉन उत्सर्जित करता है, वो लैम्डा ई का, ठीक है ना, ये कहानी है। और इसमें ये दिया है कि पहला वाला काम क्या है, जब ये लैम्डा n टकराता है तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में पहुंच जाता है ना। तो इसे लैम्डा पता है कितना लैम्डा होगा, खैर जो भी होगा इसमें ये है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और n इक्वल टू m में पहुंच जाता है, ये डाउन हो जाता है। तो अब इसके बारे में पूछ रहा है, लैम्डा ए बाई लैम्डा ई दिया हुआ है 1/5, ठीक है। डेल्टा पी ए इस टक्कर के कारण चेंज है, डेल्टा पी ई इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण, ये प्रोटॉन जब निकल रहा है उसमें डेल्टा पी ई है, इसका डेल्टा पी ए इसके टक्कर के कारण है ना। तो पूछ रहे हैं, बाकी सब चीज़ ऐसा ही है। लैम्डा ए बाई लैम्डा ई 1/5 है, मतलब ये कि लैम्डा ई जो है 5 लैम्डा ए, बस, ठीक है भाई। इस सवाल को हल करने के लिए सिंपल सी बात है, लो पहले थे ये 13.6 में माइनस पे, ठीक। अब ये प्रोटॉन आया, आपको 4 में पहुंचा दिया, 4 में पहुंचाने पर 0.85 पर पहुंच गए। देखो अंतर कितना हुआ, अंतर हो गया, दोनों का अंतर हो गया 12.75, ठीक है ना। ये n इक्वल टू 4 है, आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब लैम्डा ए की जो एनर्जी है वो 12.75 है, तो ई लैम्डा ए इक्वल टू 12.75, ठीक। तो फिर बताओ ई लैम्डा ई कितना हो जाएगा, उसकी एनर्जी इसकी आधी हो जाएगी ना, 12.75/5। क्यों, इस फार्मूले से देखो, ई लैम्डा ई ए लैम्डा ए इक्वल टू ई एब्जॉर्प्शन लैम्डा ई, है ना। ये जो है ये 1242 इन्होंने दे रखा है, इन्होंने ये दे रहा है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब लैम्डा एन में करेंगे तो इसमें कर लिया है, तो इस फार्मूले से हम यहाँ पहुँचे, ठीक है ना। तो इतना हो गया लैम्डा ई और इसकी वैल्यू हो गई 2.55, कितना हो गई 0.2.55 है। अब देखो
पूछ रहा है कि इतना एनर्जी रिलीज करके ये किस एम पर पहुंचेगा, एम पर पहुंचेगा, कहाँ एम पर पहुंचेगा। चलो भाई इतनी एनर्जी रिलीज किया, देखो पहले एनर्जी था -85, ठीक, इतनी एनर्जी इसने और रिलीज कर दिया 2.55, जोड़ोगे 3.4 पर आ गया। -3.4 कब आता है, m = 2 पर होती है, ठीक है कि नहीं। ये m = 2 पर आया तो ये -3.4 होती है, ठीक है। अब देखो बस पूरी कहानी अब मिल गया इसका, इसकी जो भी है वेरिएशन आप इसको समझ गए। अब इस सवालों का उत्तर देते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी पाने के बाद हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। ये पहली बात, डेल्टा पी ई, भाई डेल्टा पी ई कितना है, देखो भाई इसमें जो टक्कर होगी फोटान के पास मोमेंटा कितना होगा, डेल्टा पी ए जो है डे ब्रोगली वेवलेंथ h/λ, लैम्डा ए इतनी है। डेल्टा पी ई जब निकलेगा तो ये फोटान कितनी मोमेंटा लेके गया, लैम्डा ई, है ना। फोटान के जो मोमेंटा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़े हो, तो इतना मोमेंटा देगा, टकराएगा तो एब्जॉर्ब होगा तो, और रिलीज होगा तो इतना लेके जाएगा। तो फिर ये देखो डेल्टा पी ए भाई डेल्टा पी ई ये कितना होगा, लैम्डा ई भाई लैम्डा ए, ऐसा होगा क्या, पी ए भाई पी ई, लैम्डा ई ऊपर हो गया तो ये 5 हो गया क्या, कितना हुआ 5 हो गया, क्योंकि लैम्डा ए भाई ये दिया है ऑलरेडी, लैम्डा ए भाई लैम्डा 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, इसका उत्तर होना चाहिए 5, एक ये गलत हो गया, ठीक। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इन द स्टेट पहले n = 1 में था, दूसरे में क्या n = 2 में चला गया, तो एनर्जी क्या होती है, En = n², ठीक है ना। तो पता है कि E2/E1 चाहिए, कितना चाहिए इसको, E2/E1 चाहिए ना, ये मांग रहा, M2 इतना E1, तो E2 कितना है, ये हो गया 4 और ये बेटा 1, तो ये हो गया 4, है ना। अरे नहीं 1/n² है, हम ये गलत कर रहे हैं, 1/1 है ना, En इतना होती है, ये 1/n², सॉरी इसको ठीक कर लो, En तो ये हो गया 1/4, तो E2/E1 तो ये कितना हो गया 1/4, ये तो सही हो गया। दूसरा m = 2 हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लैम्डा ई कितना होगा, तो m = 2, लैम्डा ई कितना होगा, देखो डेल्टा ई कितना निकाला था, कितना निकाला था देखो, अभी निकाला था ना इसमें 2.55, ये 2.55 है, ठीक है। तो लैम्डा ई कितना हो जाएगा, लैम्डा ई चाहिए 1242/2.55, इसको देखो कितना बनता है, ये हमारा आंसर आ रहा है 487 nm, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये 418 दे रहे हैं, तो ये जो है इसके बिल्कुल पास नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है ना, इस पर हम नहीं मान सकते। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, बी सही हो गया और सी सही हो गया, ये आंसर है, ठीक। आगे बढ़े, ये थोड़ी सी मेहनत वाला है लेकिन अच्छा सवाल है, इसको मनन करो,
इसमें कई पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सवाल फिर भी कभी न कभी तुम्हारे ये जेई के मेंस के सवालों में आ सकता है। ये सवाल देख, ये सवाल को देखिए, ये 47 नंबर के जो सवाल है, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, न्यूक्लियर चार्ज जेड है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर डिफाइंड एज प्रिंसिपल क्वांटम n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। n कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और n 1 से बड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू? पूछ रहा है रिलेटिव चेंज इन रेडियाई ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स डजंट डिपेंड। कोई बात नहीं, देखो भाई, रेडियस की पूछ रहा है, रेडियस का रिलेटिव चेंज पूछ रहा है, रिलेटिव चेंज इन एनर्जी का पूछ रहा है, रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का है। देखो रेडियस क्या होता है, r इक्वल टू r0 n स्क्वायर बाई जेड, ठीक। एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू एनर्जी जो है 13.6 माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये बात है। और एंगुलर मोमेंटम L जो होता है एन एच क्रॉस, बस ये 3 चीज़ें। अब इसी के आधार पर रिलेटिव डेंसिटी ले लो। देखो पहले Rn+1 का लो, रेडियस की बात करें, Rn+1 की रेडियस क्या होगी, R0 n+1 स्क्वायर बाई जेड, ठीक। डेल्टा R क्या हो गई, Rn+1 माइनस Rn, ये चाहिए, तो R0 बाई जेड, ठीक है। ये हो गया n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई देखो, तो 2n+1 R0 2n+1 बाई जेड, ठीक है ना। अब डेल्टा R बाई Rn क्या हो गया, देखो तो ये हो गया R0 2n+1 बाई जेड, और इसी में R क्या है, R n स्क्वायर जेड, ये कट गया, R से R कट गया, R0 कट गया, 2/n हो गया, ठीक है ना। तो रिलेटिव रेशियो 2/n प्रोपोर्शनल टू 1, 1/n, ये ठीक है। दूसरी, रिलेटिव चेंज इन रेडियाई टू कंसेक्यूटिव डजंट डिपेंड ऑन जेड। रिलेटिव चेंज कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल डजंट डिपेंड अपॉन जेड, ये ठीक है, ये भी सही है। रिलेटिव रेडियाई टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल वेरीज विथ 1/n, ये भी सही बात है, 1/n भी सही है, ठीक। आगे रिलेटिव चेंज इन एनर्जी, देखो En+1 माइनस En, बे En हमें निकालना है। तो देखो बाकी तो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, इतना जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये हो गया 1/n+1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर बाई 1/n स्क्वायर, ये बन रहा है ना, ये सवाल बन रहा है। तो इनको घटाएं तो ये हो गया 2n+1, माइनस भी हो सकता है, अब इसको रिग्रेस करो, -1 भी होगा शायद, n, ये तो हो गया ऊपर, नीचे हो गया, और n स्क्वायर ऊपर से आ गया, ये हो गया n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर। देखो n स्क्वायर से ये n स्क्वायर उड़ गया,
2n+1 से उड़ गया, ये बन गया 2/n+1। ठीक है ना। तो ये कंजुगेटिव ऑर्बिटल वेर इज 1/n³ नहीं, ये प्रोपोर्शनल टू 1/n ही है ना। तो ये भी गलत। रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, देखो ln+1 माइनस ln/ln, ये निकालो तो h क्रॉस ले लो, n+1 माइनस n/n, h क्रॉस कट गया, कुल मिल के 1/n, ये सही हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। ठीक है ना। बस आगे बढ़े। यही है, इसका थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ये फार्मूले बहुत काम के हैं, इसको याद करके रखे रहना चाहिए। अगला क्या पूछ रहा है, ओके, ये पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज इतना, और उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है उस ऑर्बिटल को। तो इसके पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है, आर रेडबर्ग। देखो भाई, इसमें एल क्या दिया है, 3h क्रॉस दिया, इसका मतलब n कितना हो गया, 3। ठीक, रेडियस कितनी हो गई, r3 कितनी होनी चाहिए बोलो, r3 होती है r0 हाइड्रोजन z²/n, n इज 3, गलत, rn²/z, ये है फार्मूला। कितना मैं भी गलती करता हूँ, देख रहे हो, rn², ये फार्मूला है, r0 तो rn ये होता है फार्मूला। तो अब r3 की बात करें, r0 9/z, ये कितना दिया हुआ है इन्होंने, 4.5 r0, तो इसका मतलब z = 2 हो गया। ठीक है ना, z = 2 रहेगा, तभी मतलब ये हीलियम है। ठीक है भाई। अब ट्रांजिशन क्या होगा, पॉसिबल ट्रांजिशन होता है 1/λ = r/z², 1/n1² माइनस 1/n2², इसी में सेट होना है। तो 4r/z 4 हो गया, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है ना, ये लैम्डा, कोई बात नहीं, ये आपका ये फॉर्मूला है। अब लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू थी, इसमें क्या क्या हो सकती है, अब वो चेक करते हैं। पहले देखो n = 1 पर, है ना, λ1 की बात करते हैं। तो λ1 ये हो गया 1/λ1 बराबर 4/r। ठीक है ना। तो क्या हो गया, 1 माइनस 1/n²। ठीक है ना। तो पहले n = 2 रखें, तो ये 4r हो गया, n = 2। ठीक है ना, 4r, और ये कितना हो गया, 3/4, 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3r हो गया। ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू हो गया 1/3r। 1/3r कहीं है नहीं, छोड़ दिया। अब 2 के लिए देखो, 3 के लिए देखो, 3 के लिए क्या हो गया, n = 3 मैंने 1 2, n = 1 से 3 के बीच के लिए ये कर रहे हैं। तो 1/λ1 बराबर 4r, 1 माइनस 1/9, तो 9/8 हो गया। तो मतलब ये हो गया 32r/9। ठीक है। तो लैम्डा बराबर हो गया 9/32r, 32r। ठीक है ना। तो ये 9/32r, ये तो सही हो गया। ठीक है, 9/32r है, तो 9/16r का भी पॉसिबल नहीं होगा। 9 अभी और देखो क्या होते हैं, हो भी सकता है, ये चेक रहा, अभी इस पर चेक नहीं किया।
अच्छा, n इक्वल टू 1 से 5 का देख लो, नहीं 4 का देख लेते हैं बस। तो 1/λ इक्वल टू 4r 1/1 माइनस 16। तो ये क्या हो गया 15/16। तो लैम्डा बराबर हो गया 64/15 आर, नहीं 15 चौका 60 हो गया ना, 60/16 आर। तो ये 4 से कटा हो तो कितना हो गया 4, तो 15/4 आर। कोई है नहीं, तो ये तो n से अब ये पॉसिबल अब ज़्यादा नहीं होने वाला। n इक्वल टू 2 से 3 देखो, ये देखो 1/λ इक्वल टू 4r 1/2 4 माइनस 1/9। तो ये हो गया 9 मतलब ये मैंने ये हो गया 20/36 आर। ठीक 4 से, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो ये 9/5 आर हो गया इक्वल टू लैम्डा, है ना। 9/5 आर कोई है, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अब 2 3 2 3 हो गया। अब 2 3 का हमने ले लिया ना, 2 4 का देखते हैं। 1/λ इक्वल टू 4r, ये हम 2 4 का कर रहे हैं ना, 1/4 माइनस 1/16। तो 4 1 कट हो गया, ये हो गया r और ये हो गया 1 माइनस ये 3/4। तो लैम्डा बराबर 4/3 आर। ये भी सही हो गया, देखो ठीक है ना। तो 4/3 है, तो अभी इसमें ये हो गया। फिर ये 9 जो है कहाँ से आता, 9 दो पॉसिबल 9 आ रहा है, तो ये इतनी आ रहा। तो हमारा उत्तर हो गया A C D। ठीक है ना, आंसर ये हमारा ये था है। इसका जो क्ल्यू है वो यहाँ दिया हुआ। इसका जो क्ल्यू है, इसका जो क्ल्यू है ये यहाँ पर दिया हुआ है कि द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज इज क्या था 8 टाइम। तो फाइनल स्टेज में नहीं, इनिशियल स्टेज में ये आई है और ये फाइनल है। तो ये आई है और ये फाइनल है, ठीक है ना। तो अब हमारा फाइनल इस पर क्या हो गया, एन आई इनिशियल स्टेज इज ग्रेटर देन टू एन फाइनल, ठीक है ना। तो n1 इनिशियल है, तो n1 को बड़ा होना चाहिए। ये 4 और 2 ये तो सही हो गया, ये सही हो, क्यों n1 ये 4 और 2 बस, ये भी सही है। 8 2 ये तो नहीं है, सही है, ये 2 है ही नहीं। 8 1 ये भी नहीं सही है, ये देखो ये सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया कि एन आई इक्वल टू 2n है। इसको करने के लिए क्या है, ए सही है और डी सही है, ठीक है ना। बस यहाँ असली कहानी यहाँ पर है, जो मिस हो रहे थे ये, जो इसको समझेगा वो इस सवाल को लगाएगा, नहीं तो ऐसे उल्टे सीधे गलती होगी, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं। अगला सवाल चलें। ये क्या पूछता है कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताओ। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। देखो
Rn इक्वल टू R0 n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, यही तो होता है, ये सही है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये गलत, सही क्या है? En इज प्रोपोर्शनल टू 13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये पता होना चाहिए, तो 1/n स्क्वायर चाहिए, तो ये गलत हो गया ना। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, ये सही है, यानी L इक्वल टू एन एच क्रॉस। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ग्रेटर देन इज काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ट्वाइस के ई होता है ना। तो ये जो है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर हो गया, सही। तो हमारे पास सही उत्तर क्या हो गया? हाँ, ए सही हो गया, सी सही हो गया, डी सही हो गया, ए सी डी। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये मैच करने का है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं और उसमें कुछ क्रिया एक्शंस हो रहे हैं। तो देखो भाई, पहले चीज़ ट्रांजिशन ऑफ टू एटॉमिक एनर्जी लेवल, है ना। कौन कौन सी चीज़ ट्रांजिशन ऑफ टू एटॉमिक लेवल की वजह से होता है? एक तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में होता है, दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से होता है। तो ए का संबंध क्या है? पी क्यू से, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है? देखो, पहले से ये एक्सरे में ठीक से पढ़ेंगे, अगला सेक्शन वही है। तो इसमें देखो, ये भारी एटम है, जेड बहुत भारी है, इसमें इलेक्ट्रॉन सब बैठे हुए हैं, ये के सेल है ना। तो एक बहुत हाई हेवी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आता है और इस इलेक्ट्रॉन को डैश करते हुए इसको भगा देता है। क्या होता है? ये डैश कर देता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हट जाता है और ये के सेल खाली हो जाती है। जब के सेल यहाँ खाली हो गई तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो एल सेल से जंप करके के में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन करता है। तो ये डेल्टा ई जो डेल्टा ई जो आएगी दोनों एनर्जी लेवल के चेंज के बराबर, डेल्टा ई जो है एनर्जी, है ना, वही जो है वो फोटान की एनर्जी बनती है। तो एक्सरे फोटान जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं, तो वो पी और क्यू दोनों पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जानते हो तो ट्रांजिशन होती ही है, इसीलिए फोटान आता है। तो ट्रांजिशन बिटवीन टू एटॉमिक एनर्जी लेवल, तो ये तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन, किन किन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है बी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है क्यू में होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में इलेक्ट्रॉन इमिशन ऐसा सच नहीं होता है, एक्सरे निकलती है ना। इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है डायसिंग के दूसरे वजह से होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और दूसरा बीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नहीं निकलता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकलता ही है। इलेक्ट्रॉन बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये ऐसे, ठीक है। बीटा डीके में न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में से नहीं निकलता बल्कि न्यूक्लियस में निकलता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सी देखो, मोजले ला सिर्फ एक ही से संबंधित है, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की व्याख्या करता है, तो ये है पी, ठीक है। अब चेंज ऑफ द फोटान एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। फोटान की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें तो फोटान ही निकलता है पी में, तो इसलिए कोई बात ही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये काम होता है डी में,
कि जो वर्क फंक्शन से जो एनर्जी बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, तो ये क्यू सही है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काइनेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बनती है ना, क्योंकि मैटर तो उसमें निकलता नहीं है। बीटा डीके में फोटान की वजह से बीटा डीके नहीं होता है। बीटा डीके अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बीटा डीके क्या है? अपने आप होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कोई फोटान इसको डैश करता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बल्कि ये जो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक बीटा प्लस निकालता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और बीटा निकलता है ना। तो इसके लिए, इसको इनिशिएट करने के लिए आपको फोटान नहीं देना पड़ता। हाँ, यदि ऐसा होता तो फिर बीटा को जो एनर्जी मिलती है बीटा पार्टिकल को, वो फोटान से मिलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मामला दूसरा है। तो ये रहा इस मैच का रिजल्ट। ठीक है, और इस हिसाब से आप जमा सकते हो। अगला सवाल पर चले। ये बोर कंडीशन पर आधारित ये पैसेज है। ठीक है ना, क्वांटम किस तरह से एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड होते हैं, तो ऐसे ही है। उसने कह रहे हैं कि बोर की क्वांटम कंडीशन जो है एंगुलर मोमेंटम, इसे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन। The key feature of Bohr theory of spectrum of hydrogen atom is quantization। ये होती है, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन। मैंने जो बोर थियरी का मूल बात है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, या एक एच क्रॉस होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, ऐसे। वी विल एक्सटेंड दिस द जनरल रोटेशनल मोशन, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना, और इसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर एजेमिंग द रिजिड बॉडी, इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल मोशन में जब अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या उसकी एनर्जी क्या होगी। तो देखो कुछ नहीं है इसमें। पहली चीज़ ये है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, तो डायटॉमिक एटम में 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक ए होगा, एक पी होगा, है ना। और ये जो है कॉमन सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष ये रोटेट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, वो कितना होगा देखो, आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा इक्वल टू एन एच क्रॉस, ठीक ना, ये बात होगी। तो एनर्जी कितनी हो गई, ये एल हो गया, ठीक है ना। और एनर्जी ई कितनी हो जाएगी, ई कितना होती है, एल स्क्वायर बाई 2i, या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो देखो एल एन एच क्रॉस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2i हो गया, ये एनर्जी होगी, है ना। ये कितना होगी, एच क्रॉस में 2 पाई आएगा और 2 पर ले तो 8 पाई स्क्वायर, ये डी सही है, ठीक है ना। ये एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया एनर्जी, ये ई एन हो गई, ठीक है ना। एनर्जी मिल गई, वो क्वांटम कंडीशन इसमें बहुत ही सिंपल है। अब वो पूछ रहा है कि इसमें कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए कि इट इज़ फाउंड दैट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ग्राउंड टू द फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल, है ना, ऑफ द रोटेशन इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इतना हर्ट्ज, है ना।
देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसका क्या होगा। कोई बात नहीं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या बनता है। 53 का उत्तर दे रहे हैं। तो देखो ये एनर्जी लेवल तो आपका इतना आ गई ना, n²h²/2i। हम वही काम कर रहे हैं। ये डेल्ट एच न्यू E2 माइनस E1, ठीक है ये ना। तो ये हो गया h²2i, दोनों में कॉमन ही है। और n² मतलब 4 - 1, ये हो गया 3/2 h²2i। ये h न्यू, तो न्यू दिया हुआ है ना, h दिया हुआ है, i निकालना है। i बराबर हो गया 3/2 h² क्रॉस स्क्वायर, हाँ 3/2, 2 हो गया h न्यू। तो देखो h इसमें भी है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि एक 3/2 2π इधर कर लेते हैं, ठीक। तो ये h बन गया। नहीं ऐसा बनेगा क्या? हाँ बनेगा 2π से नहीं बनेगा, 2π से भाग देने पे बनेगा। तो ये h रह गया और 2π रह गया और न्यू रह गया, ठीक है ना। ये वैल्यू रख दो, वैल्यू रखिए 3/2 1/2π मैंने 1/4π², ठीक। 6.63 × 10⁻34 न्यू दिया है इन्होंने 4/π है ना × 10⁻11 ये दिया। अब इसको हल करिए जितना भी आएगा, तो ये आएगा 1146 है ना। तो 1.867 × 10⁻⁻46 आ गया, ठीक है ना। तो ये उत्तर हुआ बी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना है, ठीक है ना। मास 12 mu है और ऑक्सीजन का इतना है और वेयर mu कुछ हो गया, ठीक है। तो CO मालिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन C एंड O का डिस्टेंस बताओ। देखो तो ये आप जानते हो कि इसमें होता क्या है कि ये कॉमन सेंटर रहती है। इस पर कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ होगा, यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहता है, कॉमन सेंटर के खिलाफ रहता है। ये R1 रहता है, ये R2 रहता है। कार्बन कितना है 12 है और ये 16 है ना। तो ये जो है कॉमन सेंटर की दूरी जो होती है इन दोनों के, ये 16 रहेगा तो ये 12 रहेगा, है ना। ये दोनों के सेंटर से C' जो सेंटर है उसकी दूरी ये रहती है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके माने इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, दूरी R और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रिलेशन होता है ना। वो ये है कि I = म्यू रिड्यूस मास, दोनों की डिस्टेंस R1 R2 को अब बीच में नहीं पड़ेगा, केवल R ही चाहिए, R²/2 म्यू R²/2 नहीं रहेगा, म्यू R² है ना। ये I ये रहेगा। तो इनका म्यू क्या होगा, म्यू देखिए म्यू कितना हो गया, ये 16 यूनिट है और 12 है, तो 16 × 12 भाई 16 + 12, ये कितना हो गया, ये इनका रिड्यूस मास कितना हो गया, ये हो गया 28, हाँ। और ऊपर हो गया 16 12
बटा 28, इसको घटाओ 4 से, 4 सत्ते हो गया, ये 4 हो गया, 12 बटा 27, 48 बटा 27 हो गया, 28 बटा 7 हो गया, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 7 AMU होगी, ठीक है। तो देखो, तो आई आपने निकाल लिया 1.87 पहले निकाल चुके हैं। आई म्यू हो गया 7 MU, MU की वैल्यू दिया है 5/3, 10 पर -27 kg, R² निकालना है, और ये 10 पर -46 है, ठीक है ना। 47 में से 46 निकल जाता तो 20 बचता है ना, तो ये 19 हुआ। 1.87 गुणित 3/5 है ना, और ये बटा 7 गुणित 10 की पावर -19, ये R² हो गया। और इसको हल करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 1.3 गुणित 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है ना। इसको ये हल करो। ये जो फार्मूला कैसे आया इसके बारे में आप रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ो, है ना। उसमें रिड्यूस मास का और टू बॉडी प्रॉब्लम में इस पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ तो बस ये इतने ही है। अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को देखिए। ये सवाल में ये पैराग्राफ काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये काम की बात इतनी है। ये देख, ये x = 0 है और ये x = a। एक पार्टिकल है ना, जैसे कि डिब्रोगली वेव लेंथ जानते हो, और हाइड्रोजन का क्वांटाइजेशन डिब्रोगली वेव लेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना। हाइड्रोजन या कोई भी एटम जो होता है डिब्रोगली, उसकी ऑर्बिट जो होती है, ऑर्बिटल लेंथ, वो डिब्रोगली वेव लेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। बिल्कुल उसी तरह ये कह रहे हैं कि ये पहला स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरह बनती है। ये इसमें रिस्ट्रिक्टेड है और ये वेव है, पार्टिकल वेव है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, x = 0 पर 0 है, x = a पर 0 है, बीच में कुछ और हो सकता है। तो पहली वेव ऐसे बन रही है। तो देखो ये लैम्डा हो गई, λ/2 हो गई, है ना। पहली वेव क्या बनी, देखो λ/2 बनी ना। ये ऐसा स्टैंडिंग वेव बनी, एक पहला लूप, आधा लूप ये, आधा लूप ये। तो ये हो गया λ/2 = a। इसका λ = हो गया 2a, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी है ना, तो E एक p²/2, p² = 2m, और ये p जो है ये मोमेंटम है ना, और मोमेंटम इस वेवलेंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2a हो गया, तो p कितना हो गया, h/2a हो गया, है ना पहला। अब अगले में क्या होगा, अगला जो है ये 2 n लूप में काम करेगा। इसमें जो भी पॉसिबल लूप बनेंगे ऐसे, मान लो n लूप बन गया, है ना। तो n λ/2 = a, तो λ = कितना हो गया, 2a/n। ये हुआ कि नहीं। तो p बराबर जनरल p n, ये क्या हो गया, h/λ, hn/2 है ना, h/2 है, ठीक। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, E n हो गई
p²/2m है ना। तो 1/2m p² मैंने h² n²/4a²। तो ये कुल मिला करके हो गया 12 8ma² और h² इंटू n²। ये हो गई एनर्जी लेवल्स इसके मिल गए। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि अलाउड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए भाई, अलाउड एनर्जी लेवल प्रोपोर्शनल टू a⁻²। देखो यहाँ पर है ना, तो a⁻²। ये सही है, ये एनर्जी लेवल मिल गई। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये इसको देखो, दैट कैन बी डिस्क्रीट वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये इसकी स्पीड क्या होगी, देखो pn कितना है, pn इक्वल टू hn/2a है ना, ये बराबर mvn। ठीक है ना। तो vnv क्या हो गई, hn/2ma प्रोपोर्शनल टू n हुआ कि नहीं, n हुआ। देखो तो ये दो तो निपट गए, तुम्हारा 70, ये 57 निकल गया, ये निकल गया। बाकी ये कैलकुलेशन करने का है। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इतना है, ए इतना है, तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, देखो E0 बराबर 1/8 ma² h²। ये है, देखो कितना होता है, इतनी है एनर्जी है। एच क्या है, 6.63 गुणित 10⁻³ का स्क्वायर बटा पार्टिकल का मास दिया है, ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा है। तो ये क्या हो गया, ये है 10⁻³ गुणित 8 गुणित ए कितना दिया है, ए गया है 6.6 नैनोमीटर। तो 6.6 का स्क्वायर, ठीक, और नैनोमीटर है तो 10⁻18 हो गया। इन्होंने हिसाब से दिया हुआ है, देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये जो है ये 48 हो गया, कितने हो गया, ये 10⁻48 नीचे हो गया, ऊपर हो गया, और ये 68, तो 10/20 घात हो गया बस। 1/8 गुणित 10⁻−20 यही 10/20 है ना। तो इसको MEB में बढ़ेंगे तो कितना बन रहेगा, MEB इसमें बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं, वो तो कम ही बन रहा है। चलो देखो कितना बनता है, ये इतना ही आएगा। ये कैलकुलेट करो, और ये जो है 8 MEB आएगा, है ना, ये जो है 8 MEB आएगा। इसको रिगरस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ठीक से कैलकुलेट करो, 8 MEB इसका उत्तर आएगा ना। अभी ये जो उत्तर आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, उसको MEB में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये उत्तर आएगा, ठीक है। लेकिन है बेसिक चीज़ यही है, इसी को इवेल्युएट करना है ना, इसी फंक्शन को इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में कितना उसका एनर्जी है, बस। ये इसी तरह की प्रॉब्लम आपका डिब्रोगली वेव्स में आती रहती है, जबकि एटम जो होता है ना, एटम की जो सरकमफेरेंस होती है ऑर्बिट की,
तो उसमें डे ब्रोगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल ही रहता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल उसी की लाइन पर यहाँ बना रहा है और ये सवाल फिर से रिपीट हो सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान से और अच्छे से कर डालो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एक मिक्सचर है हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक, हीलियम प्लस इज सिंगली आयनाइज एंड हीलियम एटम। ठीक है, ये हीलियम प्लस और इसका मिक्सचर है। हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम एटम आयंस आर एक्साइटेड टू देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये ऑलरेडी जो हीलियम है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है ना, सब्सिक्वेंटली हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर द टोटल एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी उसने पूरा ट्रांसफ़र कर देता है हीलियम को। एज्यूम दैट द बोर मॉडल इज एग्जैक्टली वैलिड। अब उत्तर दो। पहली चीज, द क्वांटम नंबर n ऑफ द स्टेट द फाइनली पॉपुलेटेड इन हीलियम आयन इज। देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल क्या होती है, ई एन इक्वल टू हाइड्रोजन -13.6/n²। ठीक है ना, ये एक हो गई। तो हाइड्रोजन की जो पहली होगी E2 माइनस E1 कितना होगा, 13.6 हो गई माइनस 3.4 हो गई है ना, ये रखा तो ये 10.2 होगा। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये ट्रांसफ़र करेगा। किसने, हाइड्रोजन ने हीलियम को ट्रांसफ़र किया। अब हीलियम की एनर्जी जो होगी ये हीलियम वो क्या होती है, देखो -13.6 Z²/n² होती है। ठीक है ना, लेकिन हीलियम क्या है, हीलियम अपनी E1 E2 स्टेज में है। तो हीलियम की E2 स्टेज कितना हो गई, E2 मैंने 4, वो -13.6 पे है। ठीक है, अब इसको मिल गया, E2 को मिल गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये क्या हो गया, कहाँ पहुँच गया, देखो अब 13.6 माइनस प्लस 10.2 मिल करके ये -3.4 पे पहुँचा। -3.4 हीलियम का क्या बनेगा, ये चौथी कक्षा होगी, ये हो गया E4। कहाँ पहुँच गया, E4 में पहुँच गया। ठीक है ना, इसके स्टेट देखो वो रखते जाओ। देखो जेड कितना है, Z इक्वल टू 2 है ना, तो 2 में तो 2 कट गया, 13.6 ही हो जाएगा। 3 में कुछ आएगा, फिर ये 4 में भी कुछ होगा, 4 में तो ये 13/4 हो गया। हाइड्रोजन के सेकेंड एक्साइटेशन स्टेज की तरह ही है ना। हाइड्रोजन का जो सेकेंड जो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है वो 3.4 ही तो है, बिल्कुल उसी तरह से ये बनते हैं। ठीक है ना, तो ये 3.4 पर पहुंच गया, तो चौथे पर ये पता है क्वांटम नंबर n इन द स्टेट फाइनली पॉपुलेटेड इन हीलियम आयन इज। कौन से पॉपुलेटर फाइनली जाएगा, ये 4 पर गया। ठीक है, हीलियम का ये चौथा क्वांटम नंबर है, लेकिन है 3.4, हाइड्रोजन के दूसरे के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये 4 गुनी एनर्जी हर लेवल में ये 4 गुनी हो रही है। ठीक है भाई, इतना हो गया। दूसरा, वेव लेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड इन विजिबल रीजन इतना आर द कोलिजन विथ एटम। तो विजिबल रीजन में कितना होगा, देखो विजिबल रीजन का जो फोटान होता है ना, एक फोटान होता है 7000 का और दूसरा होता है 4000 का, है ना। ये यहाँ पर विजिबल रीजन अंत होता है। तो इसका ई बताओ, ई बराबर 12,400/7000 करो, कितना आएगा, ये भी चला गया, 12.4 हो गया है ना, 7, तो कितना हो गया
7 एकम 7, 7 सत्ते 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और दूसरा देखो ये 4 से करें तो ये 12.4/4, तो ये 3.2 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इतने में एनर्जी इसको चाहिए। तो हीलियम के एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, अभी कहाँ पर है, ये 4 पर, n = 4 पर, और ये कितना है, -3.4 पे है। ठीक, अब इसके पहले वाला क्या ट्रांजिशन लेवल है, 3 वाले का क्या है, देखो ये है 13.6 गुणित 4/3 का, ये 9 से भाग दिया, यही ना, n = 3 के लिए ये है। तो देखो 3 9 9 एकम 9, ये कितना हो गया, 9 5 45, यही रहेगा 15 छक्का, तो ये करीब करीब 6 हो गया, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 3.6, यही है 3.6 EV। तो 3.6 EV के पहला ट्रांजिशन ये विजिबल रेंज का यही आएगा। ये सही है कि नहीं, 13.6/9, ने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 9 4 46 45, ठीक है, यही है, सही है, विजिबल रीजन का यही आएगा, इसी में बनेगा, ठीक है। तो अब लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा 12,400/3.6, इसका उत्तर बनेगा, मैं देखता हूँ, हाँ यहाँ पर ये गलती पकड़ा गया, ये 3.4 को 6 में से घटाओगे तो 2.6 आएगा, है ना, ये 2.6 आया, ठीक है। अब इसको गणना करो, हाँ इसका कैलकुलेशन हुआ ये इतना, ठीक है, और ये अंगस्ट्राम में आया, इसको मीटर में करोगे तो इतना आएगा। तो ये इसका उत्तर मैचिंग देखो सी है, 4.8 इतना। अच्छा, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू ऑफ n = 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ इतना, है ना। देखो E2 हाइड्रोजन बटा E2 हीलियम, ये कितना होगा, कुछ नहीं, n² वही का रहेगा, बस जेड का फर्क होगा, 1/4, ठीक है। ये ए उत्तर हो गया 1/4, ये तो सिंपल है, ठीक है। ये सवाल इतना ही है, इसी को घुमा फिरा कर कई तरह से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एटम का अंतिम सवाल है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित, और ये इस वीडियो का भी अंतिम सवाल है, ठीक है। अब हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।